हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे EVS के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो CTET के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो सीरीज़ हमारी NCERT से सीरीज चलेगी, ठीक है गाइस। तो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पॉजिटिव टैगवर्ड के बारे में आपको दर्शाएंगे हम कि पॉजिटिव टैगवर्ड होते क्या। देखिए भी पहला पॉजिटिव टैगवर्ड है यहाँ पर, छात्रों का सर्वांगीण विकास आपको ही करना है। यानी कि जो छात्र है उसका सर्वांगीण, यानी कि छात्र का जो सर्वांगीण यानी उसका जो टोटल विकास है वो आपको ही करना है, यानी कि एक शिक्षक को ही करना है। ठीक। नेक्स्ट है छात्रों का उपयोग करना, अवसर प्रदान करना बच्चों को, करके सीखना बच्चों को, करके सिखाना बच्चों को, और गतिविधि से संबंधित जोड़ के बच्चों को सिखाना है। चलिए आगे देखते हैं। भ्रमण पर ले जाना और छात्रों का प्रश्न पूछना, या फिर छात्रों से लगातार प्रश्न पूछना, या फिर बाहरी वातावरण से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना, या फिर नेक्स्ट है बहुभाषा एक संसाधन के रूप में है। जो बहुभाषा है वो एक संसाधन के रूप में होती है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, या फिर बच्चों को लगातार प्रेरित करना। ठीक है, आगे और देखते हैं आगे क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना, नेशनल लाइब्रेरी पुस्तकालय फ्री रखना प्रत्येक दिन, यानी कि जो लाइब्रेरी पुस्तकालय होती है वो प्रत्येक फ्री रखना है। ठीक। आगे है निर्माण या सृजन करना, NCERT 2005 रचनात्मकता पर बल देता है। नेक्स्ट है प्रेरित करना, या फिर छात्रों के अनुभव का उचित प्रयोग करना। आगे दे रखा है गृह कार्य घरेलू जीवन से जोड़कर बच्चों को देना और प्रतिदिन जांच करना बच्चे की गृह कार्य की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो ये जो टैगवर्ड है ये टैगवर्ड ही क्वेश्चन को पेडागोजी है उसी को ये सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को हमें चूज करना है। पहला है यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, कांसा ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं हैं। ऑप्शन ए तांबा और जस्ट जिंक, ऑप्शन 2 तांबा और टीन, ऑप्शन 3 तांबा और लोहा आयरन, ऑप्शन 4 एल्युमिनियम और टीन। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कांसा ब्रास दो धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं आपका तांबा और टीन कहलाते हैं। ठीक है, तांबा और टीन आपके कहलाते हैं। ठीक है गाइस, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तांबा और टीन। कांसा ब्रास दो धातुओं का मिश्रण है, वो धातुएं आपका तांबा और टीन। ठीक है गाइस, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। मैंने आपको NCERT की जो बुक से आपको प्रिपरेशन कराई है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको एज सारे क्वेश्चन रखाए मिल जाएंगे। ठीक है, तो NCERT की जो एक्सप्लेन के साथ जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप देखते जाना। ठीक है, और वहीं से CTET क्वेश्चन बनाता है और हर बार वहीं से क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे लगा है उबाल कर, गूंथ कर, या फिर भून कर। ऑप्शन 2 सेक कर, उबाल कर, बेल कर। ऑप्शन 3 तल कर, भिगो कर, भून कर। ऑप्शन 4 सेक कर, तल कर, या फिर आपका भून कर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाना पकाने का जो तरीका है, सबसे उचित तरीका खाना पकाने का सबसे पहले सेक कर, ठीक, उसके बाद तल कर और फिर भून कर। ये आपके 3 तरीके खाने पकाने के मायने गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, सेक कर, तल कर और भून कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यानी कि माउंट एवरेस्ट के बारे में हमें सही कथन चुनना है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे लगा है, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8 है 900 मीटर है। ऑप्शन 2 यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8 है 900 मीटर है। ऑप्शन 3 यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। ऑप्शन 4 यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है 9850 मीटर। बताएंगे आंसर।
देखिए भी यहाँ पर जो राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट के बारे में हमें पता करना। अगर माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको पता है तो वो है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है, 8,900 मीटर है। ठीक, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 8,900 मीटर है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? दोबारा सुन लीजिए एक बार। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन चलेगा आपका, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन 2 आबू धाबी, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन नंबर 4 रूस। तो रेगिस्तानी जो पेड़ है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, तो याद रखेंगे जो रेगिस्तानी ओक पेड़ है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है गाइस, तो याद रखेंगे आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी गांधी धाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है लगभग, यानी कि लगभग में हम आंसर देना। ऑप्शन फर्स्ट 57, ऑप्शन 2 56, ऑप्शन 3 55, ऑप्शन 4 54। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए भी कहा है कि रेलगाड़ी की जो औसत चाल है, सबसे पहले हम यहाँ पर रेलगाड़ी की औसत चाल निकालेंगे। रेलगाड़ी की औसत चाल निकाल लो। ठीक है गाइस, इसको नोट करते जाना। रेलगाड़ी की औसत चाल है वो है आपकी कितनी बच्चों, तो है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 56 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी कि प्रति घंटा, यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक, अब हम आगे यहाँ निकालेंगे, यानी कि जो कुल उसकी निकाल लीजिए जो कुल लगने वाला जो समय है। कुल लगने वाला समय कितना है? तो कुल लगने वाला समय आपका 4750 घंटा, यानी कि कुल इतना समय लगा 47.50 घंटा लगा। और कुल दूरी कितनी है? तो दूरी आपकी 2649 किलोमीटर। ठीक है गाइस, अब औसत चाल जब हम निकालेंगे, जब निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा आपका 2649 बटे में क्या चलेगा आपका, जो आपकी 47 पॉइंट क्या आया था आपका, ये जो 47.4 आई थी, इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये इससे करेंगे, ये इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये आपका 55.76 घंटा बार कट जाएगा। ठीक है, तो 50.576 है। ठीक है, तो लगभग में कितना दिया है? तो लगभग में हमें जो दे रखा है वो बताइए आपको। लगभग में देखिए 57, 56, 55 और 54। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लगभग कितना दे रखा है 56। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ऑप्शन फर्स्ट जनवरी से मार्च, ऑप्शन 2 अप्रैल से जून, ऑप्शन 3 जुलाई से सितंबर, ऑप्शन 4 अक्टूबर से दिसंबर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे अच्छी जो अवधि है वो है आपकी अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ठीक है गाइस, तो याद रखेंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ठीक, यानी जो मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो बिहार राज्य है, बिहार जो भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, बिहार जो है वो भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। इससे पंजाब में सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा पंजाब के लिए निर्यात किया जाता है। और बिहार में अक्टूबर से दिसंबर तक की मधुमक्खी पालन के लिए अवधि सबसे अच्छी मानी जाती है।
ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। देखिए यहाँ पर सही कथन हमें चूज करना है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा दे रखा है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी जो वृक्ष है, बिल्कुल सही बात है, यह जो वृक्ष है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन बी, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी, यह अपने तने में जल एकत्रित करता नहीं, भाई तने में जल एकत्रित नहीं करता है। जल जो एकत्रित करता है वो आपका रेगिस्तानी ओक का है, जो जल को अपने तने में एकत्रित करता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, बी और सी देख लीजिए किस में है। तो ऑप्शन ए और बी सी आपको पहले भी मिलने हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और सी बिल्कुल करेक्ट है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहला है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने का कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, नहीं हुई, वो बहुत आराम करना पसंद नहीं करते, यहाँ पर ये बिल्कुल गलत दे दिया है। ठीक, आगे है ऑप्शन नंबर 2 है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। ठीक, कितना होता है अभी? तो वो होता है आपका 2 कुंटल। ठीक, आगे देखते हैं, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 देगा, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। ठीक है, तो आप बताइए आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अगर मैं बताऊँ हाथियों के झुंड के बारे में, अगर मैं बताऊँ, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है, यानी कि 200 किलोग्राम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 3 महीने का जो हाथी के बच्चे का भार होता है वो लगभग 2 कुंटल होता है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करूँ, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल नहीं खाता, अभी वो 1 ही कुंटल खाता है। कितना खाता है अभी? 1 कुंटल खाता है। यहाँ पर 2 बिल्कुल गलत दे दी, इसलिए यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, ये बिल्कुल गलत है। हाथी सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सोता है दिन में। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, 3 महीने का हाथी के बच्चे का जो भार होता है वो सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ठीक, क्या लिखा है उसने? देखिए बिल्कुल एज इट इज एंड एनसीईआरटी से बिल्कुल उठा लिया इसको। ठीक है गाइस, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एनसीईआरटी के पहले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो बताइए यह गांव होना चाहिए। तो ये जो गांव है, ये गांव है आपका असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। असम याद रखेंगे, बिल्कुल असम। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे गांव धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये जो घर होते हैं आपके असम में होते हैं। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन को पलट देता है। कैसे पलट देता? इन्हीं में ये जो आपका दे रखा है, यहाँ पर वो ऑप्शन बना देता है और वहां पर क्या कर देता है, असम देता है कि असम के घर की विशेषता बताइए, असम के घर की विशेषता बताइए, और यहाँ से वो क्या कर देता है, ऑप्शन, यहाँ से ऑप्शन वो बना देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको भी ध्यान से देख लेना एक बार। चलिए आगे देखते हैं भी। देखिए भी नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। तो ये जो लिपि आधारित होती है आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है गाइस, तो ब्रेल जो लिपि होती है ये आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, और तो ब्रेल जो ये लुई ब्रेल, इसका जो नाम था उसका नाम था लुई ब्रेल। तो लुई ब्रेल ने, ये लुई ब्रेल कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के भी?
फ्रांस के। तो इन्होंने इसकी खोज की थी ब्रेल लिपि की। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो वो है आपका उल्लू। ठीक है, तो अब की बार सीटेट 2019 में क्या क्वेश्चन आया था भाई, बच्चे ना बहुत बहुत बच्चों ना ये क्वेश्चन गलत कर लेता। वो क्यों कर लेता? क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी की बिल्कुल फुल नोट्स नहीं पढ़े थे। ठीक, तो उन्होंने फुल नोट्स अगर वो पढ़ते तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है बच्चों। कैसे? पहला जो है आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पूछा है कि घुमा सकता है। अगर ऐसा पूछा जाए कि घुमा सकता है तो वो ऑप्शन होगा आपका उल्लू। ठीक है गाइस, अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछता कैसा है, तो वो पूछता है आपका निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को झटके से पीछे घुमा सकता है। पूछता है कि झटके से कौन अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, तो वो होता है आपका मैना। याद रखेंगे, झटके से अगर गर्दन घुमाएगा तो वो होगा आपका मैना। अगर पूछे काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है तो वो होगा आपका उल्लू। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका उल्लू बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है, तो बनाता है आपका कौवा। ठीक, और कोयल जो होती है ये आपके कौवे के घोंसले में अंडे रखती है। ठीक, तो यहां से मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं। अगर क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, तो वहां पर आएगा चील। तो वहां पर क्या आंसर आएगा आपका? तो वहां पर आपका आंसर आएगा चील। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की डाल पर घोंसला बनाता है, तो वो होता है आपका कौवा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे बच्चों। अगर पूछे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देता है, तो वो है आपका कोयल। ठीक, झटके से कौन अपनी गर्दन पीछे घुमाता है, वो है मैना। ठीक, कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, वो तो है वो आपका उल्लू। ठीक है गाइस, याद रखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपी होगा और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो कहाँ पर उगाते हैं बताइए अभी? तो वह आपका केरल में। ठीक, टेपिकुआ जो है ये आपका केरल में उगाया जाता है और नारियल के पेड़ भी आपके केरल में देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 बुखार, ऑप्शन 2 मियादी बुखार, ऑप्शन 3 मलेरिया, ऑप्शन 4 अनीमिया। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनीमिया। यानी कि अनीमिया में क्या है, डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां खाने के लिए देता है या सुझाव देता है उसके लिए, तो वो होता है आपका अनीमिया में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 जो गुना होता है अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन है? ठीक है, तो ये पक्षी कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चों, तो बताइए। कौवा, चील, देखिए कौवा तो होता नहीं। ठीक है, बाज, कबूतर नहीं होता, तोता नहीं होता, ऑप्शन हटा रहा हूं मैं। ठीक, फाख्ता नहीं होता, कौवा नहीं होता, मोर नहीं होता, बचा ऑप्शन नंबर 3, ये बिल्कुल करेक्ट है। चील, बाज और गिद्ध जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। चील और बाज और गिद्ध जो है ये हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ठीक, जो वस्तु में 2 मीटर दूरी से दिखाई देगी तो इन्हें वो वस्तु 8 मीटर की दूरी से दिखाई दे सकती है। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा है, बताएंगे। ऑप्शन फर्स्ट आपका दे रखा है क्या उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन 2 दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन 3 उत्तर और दक्षिण में, ऑप्शन 4 दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। देखिए भी यहाँ पर मैं आपको नक्शा बता देता हूँ। ठीक है, नक्शा में यहाँ बन नहीं रहा ठीक से, तो मैं फिर भी उसको बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए भी
अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, भारत के मानचित्र, ये भारत का मानचित्र है। दिल्ली, दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली है ये, ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए दिल्ली ये है, ठीक है, दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली है ये, ठीक प्यारे बच्चों। अब पूछा है दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या, शिमला, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम ये उत्तर मान लीजिए, यहाँ आपका दक्षिण मान लीजिए, ठीक, यहाँ आपका पूर्व मान लीजिए, और ये आपका क्या, पश्चिम मान लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पूछा है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ मान लीजिए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश कहाँ पर आपका, ये मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर है। तो पूछा है कि क्रमशः स्थित है दिल्ली के, यानी कि इनकी राजधानी जो क्रमशः है वो स्थित कहाँ पर है। तो देखिए, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है यहाँ पर दिल्ली है ये, और आपका मध्य प्रदेश है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये आपका उत्तर और पूर्व और उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यानी कि उत्तर यहाँ जाएगा, और पूर्व ये इधर वाला एरिया उत्तर पूर्व हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, यानी कि उत्तर और पश्चिम ये हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ईवीएस संक्षेपण डैश डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट एनवायरमेंटल स्किल्स, ऑप्शन 2 एनवायरमेंटल साइंस, ऑप्शन 3 एनवायरमेंटल सोर्सेज, ऑप्शन 4 एनवायरमेंटल स्टडीज। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ईवीएस संक्षेपण एनवायरमेंटल स्टडीज अर्थ में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है गाइस। तो याद रखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज जो है ईवीएस का एक संक्षेपण रूप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन मिलेगा कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, बिल्कुल सही बात है, ये तो है। ऑप्शन 2 शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, देखिए कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, ये यहाँ पर रोंग है, ठीक है। ऑप्शन 3 है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, सही बात है, ठीक। ऑप्शन 4 आपको दिखा देता हूँ, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो आपके पहला और तीसरा और चौथा तो सही है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये करेक्ट होगा, यानी कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन का सुनिश्चित करे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि नहीं पूछा था हमसे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो क्या उद्देश्य नहीं है, कड़े अनुशासन का सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश डैश सुधार करना है। ऑप्शन फर्स्ट अवलोकन कौशलों में, ऑप्शन 2 संवेगात्मक कौशलों में, ऑप्शन 3 चिंतन कौशलों में, ऑप्शन 4 बोलने संबंधी कौशलों में। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चिंतन कौशलों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। चिंतन कौशलों में याद रखेंगे, चिंतन कौशलों में जो है वो आंचल अपनी कक्षा में 5 की जो कक्षा है उसमें पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर जांच गहन पड़ताल करने वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा प्रश्न करने का उद्देश्य चिंतन कौशलों में सुधार करना है, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है, देखिए क्या हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, क्या दे रखा है, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, गए शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना, ठीक। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आ गए, नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है, तो बताइए किसका प्रयोग कर रही है वो। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे सॉरी एवरीवन, अपनी पाठ योजना का पालन करना,
ऑप्शन 2 बहुबुद्ध वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन 3 दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। बताएंगे क्या आंसर होगा यहाँ पर? एक बार आंसर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। अच्छा, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था यह आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था भाई? तो ये बहुत पूछा जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है गाइस, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने सिद्धांत दिए थे? तो हार्वर्ड गार्डनर ने 10 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, जो 10वां सिद्धांत है वो आपका 2009 में लागू हुआ था। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? तो कौन कौन सी होगी वो बताइए। ऑप्शन ए है दिलगा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल सिखाना। ऑप्शन 2 है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो बताएंगे क्या आंसर होगा यहाँ पर? देखिए भाई, यहाँ पर खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? तो वो होगी आपकी शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सटीक बैठना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, तो अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? ठीक है, निगेटिव पूछा, याद रखना बच्चों, निगेटिव। ठीक, पहला है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 2 दे रखा है यहाँ पर, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकनों को दर्ज करना। ऑप्शन 3 है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरोप बनाना। ऑप्शन 4 है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। ऑप्शन 2 दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। ऑप्शन 3 कक्षा कक्षाई अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। ऑप्शन 4 जीव जंतुओं के पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको कक्षा कक्षाई अधिगम को, ठीक, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। ठीक है, तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में जो कक्षा कक्षा है वो आपका बिल्कुल सटीक बैठेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन फर्स्ट श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन 2 पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन 3 विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करना चाहिए और उसके बाद उस पर व्याख्या करनी चाहिए टीचर को। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। यानी कि एक क्रम में नहीं है, यानी कि जो प्रश्न पत्र बनाती है उसका हमें क्या करना है, कैसे बनाना चाहिए, कैसा नहीं। तो अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा होगा इनमें से? ठीक है, पहला देगा प्रश्न लिखना,
ऑप्शन 2 रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, ऑप्शन 3 प्रश्न पत्र का संपादन करना, ऑप्शन 4 ब्लूप्रिंट तैयार करना। देखिए, जब एक शिक्षक पेपर बनाता है तो सबसे पहले वो रूपरेखा तैयार करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? रूपरेखा तैयार करेगा। ठीक, तो रूपरेखा किस में आ रही है? ऑप्शन नंबर 2 में आ रही है। ठीक गाइस, रूपरेखा और डिजाइन तैयार करेगा। उसके बाद वो ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। ब्लूप्रिंट किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में आ रही है, तो ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। ठीक, उसके बाद वो क्या करेगा? प्रश्न लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट करेगा? प्रश्न पत्र का संपादन करेगा, ताकि कहीं कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या है? तीसरा है। ठीक, तो दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा देख लीजिए किसमें है, वही आपका बिल्कुल सही होगा। यही क्रम एक शिक्षक को अपनाना चाहिए एक पेपर बनाते टाइम। ठीक है गाइस, तो देखेंगे क्या होगा। पहला, चौथा, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा आप याद रखेंगे कौन सा आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो होगा आपका, देखिए दूसरा था आपका, और क्या था? चौथा दे रखा था, और आपका पहला दे रखा था, और आपका तीसरा दे रखा था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भी है, सॉरी गाइस, एक मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। ऑप्शन फर्स्ट, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन 2, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। ऑप्शन 3, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। ऑप्शन 4, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है यहाँ पर, और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी यहाँ पर करेक्ट है। अधिक हस्तपरक और अनुभव प्रदान करना, यह आपके एनसीईआरटी ने जो गाइडलाइंस है, ये सीटेट का जब एग्जाम हुआ था, सीटेट 2014 वाला जब एग्जाम हुआ था सितंबर 2014 में, तो इसके ये पहला और चौथा दोनों आंसर दिए थे। ठीक है, तो पहला और चौथा दोनों आंसर दिए थे सीटेट ने। ठीक है गाइस, तो पहला भी और चौथा भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, यानी कि अगर क्लास में टीचर है, टीचर बच्चों से पूछ रहा है कि बच्चे ये बताओ कि एक महीने के लिए बिजली गुल हो जाए गांव में से, तो हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभावित फल पड़ेगा या क्या होगा हमारे जीवन के साथ। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट है, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन 2 दे लगा है, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ऑप्शन 3 है, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 4 है, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। ठीक, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकसित करना। ये बिल्कुल करेक्ट बैठ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों ये बताओ कि अगर हमारे गांव में एक महीने तक बिजली ना आए तो क्या होगा, तो बच्चे चिंतन में पड़ जाएंगे। बच्चे सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं, तो कल्पना परक की प्रश्न है वो। ठीक, कल्पना करेंगे और चिंतन भी करेंगे, तो दोनों चीजें इसके अंदर वो करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। ऑप्शन 2, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ 2 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 88 है, ये बिल्कुल 2 मैंने बता दिया। तो अवसर प्रदान करना, ठीक, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और पॉजिटिव में हमसे पूछा था। ठीक, अगर ऑप्शन 3 की बात करूँ, विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। ये बाकी आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आ जाएंगे, यानी कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। चीज़ों को क्या करें, खोजें और सीखें। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। क्या दे रखा है, प्रत्येक शिक्षार्थी को
इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ऑप्शन नंबर ख दिलेगा वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन ग वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन ग शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सबसे कम प्रभावी होगा, यानी कि गलत पूछा कि कौन सबसे कम प्रभावी होगा। देखिए मैं आपको ऑप्शन एक बार पढ़ कर दिखा देता हूँ। देखिए भी प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन क्या है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन क्या है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन क्या है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। केवल आपको शिक्षार्थियों को कटी लकड़ी का भंडार दिखा दो दूर से कि वो कड़ी लकड़ी पड़ी है, वो बच्चों देख लो, उससे देखने से क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे कम आपका जो है आपका घ हो जाएगा। तो घ देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें घ आपका मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ऑप्शन 2 शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। ऑप्शन 3 यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यानी कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर में जानने के एक परीक्षण प्रसारित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। यानी कि जो टीचर ने समझाया था वो अवधारणा समझाई है वो बच्चे नहीं समझ पाए हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उसने प्रकरण यानी उसने टॉपिक को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन थे आपके, तो ये थे आपके 30 मोस्ट क्वेश्चन। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत हो जाए। ठीक, अगर कोई स्टूडेंट चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में एक घंटा होगा उसको जरूर दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास लाइव क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।